हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक आईपीओ कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया जो कि आज की तारीख में ओपन हो गया, 14 से लेकर 18 नवंबर के बीच में ये ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए दोस्तों, सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी 22 साल का रेकमेंडेशन नहीं है। मैं सारे फैक्टर्स आपके क्लियर कर दूंगा, बट डिसीजन आपका खुद का होगा, ठीक है, जो भी अप्लाई करना नहीं करना है। और जीएमपी जो है एक अंदाजा होता है, सिर्फ हम रेफरेंस के लिए जान रहे हैं, इसके भरोसे नहीं रहना है, ना ही इसकी बेसिस पर आपको डिसीजन बनाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हो। ग्रे मार्केट में अभी तक इसकी कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। सेक्टर काफी यूनिक है, पर ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। तो आगे जानते हैं इसकी डिमांड वगैरह क्यों नहीं आ रही है। फिर बात करें एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट देखिए, अभी जो शाम वाला वीडियो आएगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी सन 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई, करीब करीब 17 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तब इसका यूनिक सेक्टर कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब काम करती है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब है तो ये आईटी रिलेटेड कंपनी है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब कोई इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन कंपनी होती है कि भाई वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर काम करती है, उसका किराया लेती है, उसकी सर्विसेज वगैरह देती है, उससे क्या है कि इसकी कमाई होती है। अब ये क्या करती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ऐसे प्रोवाइड करवाती है जैसे कस्टमर से रिलेशन बनाने हो, या कस्टमर्स को क्या है कि बार बार शोरूम पर विजिट करवाना या स्टोर पर विजिट करवाना, उसके लिए क्या है कि थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं, थोड़ा सा क्या है कि कुछ ना कुछ तरीके आजमाते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये इसकी कस्टमर्स जो है बड़ी बड़ी कंपनी, पूमा है, टाटा है, डोमिनोज है, जॉकी है, शेल है, टोटल 250 ब्रांड्स को ये लगभग सर्व करती है 30 कंट्रीज के अंदर, 30 कंट्रीज के अंदर। इंडिया से इसका 34% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और एक्सपोर्ट मतलब विदेशों से 66% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये चीज समझ में आ गई भाई, कस्टमर्स को कैसे ये मतलब अट्रैक्ट करती है, मतलब कंपनियों को कैसे हेल्प करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कहीं भी बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर चले जाइए, आप एक बार कोई भी सामान लेते हैं तो उसके अंदर फिर क्या कि आपका नंबर नोट कर लेते हो। नंबर नोट कर लिया, ईमेल एड्रेस नोट कर लिया, फिर आपको नोटिफिकेशन मेल्स वगैरह आते रहेंगे। तो उसके अंदर क्या भाई लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, जैसे पॉइंट्स देते हैं आपको। जैसे कोई भी चीज़ है, वो कहते हैं कि भाई हमने 200 पॉइंट्स आपको दे दिए और आपको 200 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप स्टोर पर विजिट कीजिए। तो आपका मन होगा कि भाई हम चलो जाते हैं। एसएमएस आ जाएगा आपको कि भाई पूमा की तरफ से आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिला या बाटा की तरफ से मिला है, तो फिर आप जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। डोमिनोज के अंदर ऐसा ही होता है कि भाई आपको 25 रुपए का इस पिज्ज़ा पे डिस्काउंट मिला है या 50% इस पे मिला है। तो इस तरह की ये एसएमएस वगैरह सेंड करते रहते हैं। फिर उसके अलावा मार्केटिंग भी होती है इनकी, जैसे एसएमएस, ईमेल, दोनों तरह से होती है। फिर उसके अलावा एआई से कस्टमर्स के इनसाइट्स वगैरह निकालती है, भाई कस्टमर क्या खरीदना पसंद करता है क्या नहीं, वो सारी चीजें। उसके अलावा ओमनी चैनल सीआरएम से अलग अलग तरीके से एंगेजमेंट चेक करती है, ऑफलाइन आता है ग्राहक या ऑनलाइन आता है, वो सारी चीजें भी चेक करती है। तो ओवरऑल इस कंपनी का ये काम है। और ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, जो भी ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज देती है, उससे इसकी कमाई होती है। तो कंपनी लीडिंग है अपने ब्रांड के मतलब सेक्टर के अंदर, और ये सेक्टर थोड़ा यूनिक है। हालांकि इसने अपने जो पीयर्स हैं वो मेंशन किए हैं, भाई वो अलग अलग उनका काम होता है। जो सॉफ्टवेयर वगैरह का काम तो है, बट उनका अलग फील्ड के अंदर काम है, इसका थोड़ा यूनिक फील्ड है। तो फील्ड तो यूनिक है, बट इसकी डिमांड क्यों नहीं है वो भी आगे जान लेते हैं। तो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी जानते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल एसेट्स के अंदर ग्रोथ है साल दर साल, ठीक है। FY 24 से FY 25 के अंदर हल्का सा डिप है एसेट्स के अंदर, बट ग्रोथ है ओवरऑल। रेवेन्यू के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 2 गुना से ज्यादा इसका रेवेन्यू बढ़ा है 2023 से 2025 तक। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2023 के अंदर लॉस के अंदर, 2024 के अंदर लॉस के अंदर, 2025 के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर आई है, और अभी इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट के अंदर है। तो मुझे ये बड़ा नेगेटिव लगा इसका। देखिए, बिजनेस आप कर रहे हो काफी साल से, बट लॉस के अंदर हो, ये बड़ा नेगेटिव है। प्रॉफिट के अंदर होना चाहिए। हालांकि ये ठीक है भाई, कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, एक्सपेंड में पैसे खर्च करिए, वो सब बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बट ये बिजनेस का रूल यही है, पैसा कमाना, जो इसके अंदर नहीं है अभी। तो जब तक कंपनी 2-3 साल तक बढ़िया प्रॉफिट ना दिखाए, तब तक मुझे लगता है रिस्क तो बना हुआ रहता है। तो हो सकता है इस कारण भी डिमांड ना हो। बाकी अभी इस साल 2025 के मार्जिन निकाले तो 2.37% के आसपास के हैं। एबिटा भी 2025 के अंदर पॉजिटिव दिखाया है। नेट वर्थ बड़ी है। रिजर्व्स इसके हाथ में 149 करोड़ रुपए के हैं। बोरोइंग्स 88.94 करोड़ रुपए की है, 88 करोड़ रुपए की मान के चल सकते हैं। और आईपीओ कोई भी डेट रीपेमेंट नहीं कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का है, जो कि एकदम रीजनेबल है। तो कंपनी के रेवेन्यू वगैरह के अंदर ठीक ग्रोथ है, डेट भी ठीक है कंट्रोल के अंदर, बट प्रॉफिट के अंदर नहीं है। तो इस हिसाब से फाइनेंशियली कंपनी कमजोर है। कि ROE 2.7-2.8% के आसपास है, तो ये कम है। वैल्यूएशन अगर देखें तो रेवेन्यू के मामले में तो काफी छोटी है। एडोबी है, सेल्स फोर्स है, उनसे काफी छोटी है। हबस्पॉट, ब्रेज, तो ये इनका थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम है तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, बट अलग काम है। एडोबी का जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर काम में रहता है इसका,
फोटो एडिटिंग वगैरह, तो वो थोड़ा अलग हो गया। इसका काम है कि भाई कंपनी को कस्टमर बेस बढ़ाना, उसका काम हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम है इनका। बट ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ऐसे इन्होंने इसलिए इन्होंने पीयर्स मेंशन किए हैं। उसका पी है 301 का और अदर्स का है 28 से 40 का। तो इनसे काफ़ी छोटी कंपनी है, बट पी वाइज बहुत महंगी वैल्यूएशंस है। तो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगी है, तो फाइनेंशियली फंडामेंटली वीक है, वैल्यूएशंस भी बहुत महंगी है। ये है कि यूनिक सेक्टर है, अट्रैक्शन इस कारण नजर नहीं आ रहा है। फिर इस कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये आईपीओ 14 से लेकर 18 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा, ओपन हो गया है। फेस वैल्यू ₹2 पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया ₹549 से लेकर ₹577 के बीच में। लॉट साइज है 25 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है इसका 877 करोड़ रुपए का, काफी बड़ा इशू साइज है। जिसके अंदर फ्रेश इशू है 345 करोड़ रुपए के। कुछ इसकी कंपनी की फंडिंग, कुछ परचेजिंग वगैरह के अंदर काम में लेने वाली है। कुछ एआई क्लाउड की, मतलब उसके अंदर भी कुछ एक्सपेंशन करने वाली है। पैसा है 532 करोड़ रुपए का। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 67.9% है, बाद में 52% के आसपास की रह जाएगी। मतलब ठीक ठीक होल्डिंग है। रिटेल पोर्शन 10% का और लिस्टिंग डेट है 21 नवंबर को। ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। और जीएमपी वगैरह जो डिस्कस करते हैं, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। इसके भरोसे नहीं रहना है, एक अंदाजा है। और मतलब ये फेक डेटास भी हो सकते हैं, तो इसके भरोसे आप डिसीजन ना बनाएं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले जीएमपी जाने, तो जीएमपी 0 है, तो 0 जीएमपी में मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन अभी बाकी है, तो अभी उसका वेट करना चाहिए। इंक्रेडिस भी अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, उसका भी वेट करना चाहिए। वैल्यूएशंस महंगी है, तो उसके अंदर भी 0 अभी 2 अवेलेबल, 2 में से 0 बनते हैं। ठीक है, बाद में भी एंकर लिस्ट वगैरह आई या सब्सक्रिप्शन आया, तो मुझे लगा आधा आधा पॉइंट बनेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 पॉइंट बनेगा। तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई ये थोड़ा रिस्की कंपनी नजर आ रही है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो डिसीजन आपका खुद का होगा। हमने तो सिर्फ पैरामीटर्स देखे हैं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हो तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर काफी अच्छा है, यूनिक है, बढ़िया लगा मुझे। कस्टमर बेस भी इसका काफी बढ़िया, बड़े बड़े क्लाइंट्स है इसके। रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। डेट भी कम है, मतलब उधारी जो है वो आप कह सकते हैं कंट्रोल के अंदर है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि कंपनी 2025 के अंदर ही प्रॉफिट के अंदर आई, बाकी लॉस के अंदर है। तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। 2-3 साल तक कंपनी क्या है कि प्रॉफिट के अंदर है, अच्छे मार्जिन बनाए, तब क्या कि अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। दूसरा कि वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है, तो ये भी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। तो ये दो नेगेटिव्स थोड़े से भारी लगते हैं। इस कारण हो सकता है कि इसकी डिमांड वगैरह जो है कम बन रही होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए कंक्लूजन अगर, तो ये कंपनी जो है पिछले 2-3 साल से प्रॉफिट के अंदर होती, ये कंपनी लॉस के अंदर ना होती, तो मुझे लगता है अट्रैक्शन हो सकता था। बाकी इस कारण क्या है कि थोड़ा रिस्क बना हुआ है। वैल्यूएशंस देखिए चला लेते हैं वो लोग, पचा लेते हैं। वैल्यूएशंस तो सब महंगी ही लेके आते हैं। ठीक है ना, अगर ये प्रॉफिट के अंदर होती, इसका अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा होता और वैल्यूएशंस भी बाद में रीजनेबल लगती। बट वो चीज, वो अलग चीज है। बाकी ये लॉस के अंदर है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो ये थे दोस्तों अपडेट इस आईपीओ पर। वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।